Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कौन कौन सी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन आए हुए हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब अभी आई हुई है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करें, उसके बजाय ये हमारी कोशिश है कि एक ही साथ आप इन चीज़ों को यहाँ देख सकें। आज हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, राजस्थान सरकार के अधीन 3 नौकरियों की बात हो रही है और राजस्थान सरकार में भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन 3 भर्तियों की हम बात करने वाले हैं। इनमें से 2 हैं शिक्षा विभाग, जिसमें कि एक है प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक, दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और तीसरा प्लाटून कमांडर की भर्ती। अभी अभी कुछ समय पहले हमने आरपीएससी की भर्ती के बारे में डिस्कस किया था कि आरपीएससी ने हाल ही में 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 7 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। उनमें से 3 के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। 2 विज्ञापन काफी शॉर्ट में है, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। जबकि तीसरा जो कि प्लाटून कमांडर की भर्ती है, उसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। यह है प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल फर्स्ट 2025। इसकी अभ्यर्थना अभी एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक संक्षिप्त विज्ञापन ये जारी किया गया है प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती के लिए। डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि इस विज्ञापन को डिटेल में देखते हैं कि किस विभाग में कितने पद आए हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, पे मैट्रिक्स लेवल क्या है। सबसे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन भर्तियां हैं। एक है प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा में, और दूसरी है प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम, ये सामान्य शिक्षा में। इसमें जो संस्कृत शिक्षा में है, इसमें कुल पद हैं 187 और सारे के सारे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी में आए हैं। टीएसपी में यहाँ संस्कृत शिक्षा के अधीन कोई भर्ती नहीं है। दूसरी वाली जो है सामान्य शिक्षा विभाग में, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 422 और अनुसूचित क्षेत्र के रखे गए हैं 27। कुल पदों की संख्या है 449, यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी मिला के। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष। यहाँ भी वही सेम है और यहाँ भी सेम। अभी इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में यही आया है, हो सकता है आगे चल के बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जाम में ये जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष रखी गई है। सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है, सेकंड ग्रेड में न्यूनतम 18 है और थर्ड ग्रेड में न्यूनतम कर दी 21, और वो भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए। तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है ह्यूमन एरर है, मानवीय चूक है। हो सकता है जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए बड़े स्तर पर, जो पूरा विज्ञापन आएगा जिसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ आएगा, हो सकता है उसमें ये आयु संबंधी जो प्रावधान है बदल जाए, यानी ये न्यूनतम 18 हो जाए, शायद ऐसी संभावना है। अब ये है न्यूनतम, फिलहाल इसको सही माने तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 40। पे मैट्रिक्स लेवल ये L10 तीनों में, यानी कि एक ही जैसी भर्ती है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन है और दूसरी भर्ती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती L1, जिसको आप कहते हो लेवल 1। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 4500 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी इसके लिए है 500। कुल पदों की संख्या है 5000 भर्तियां लेवल फर्स्ट में। आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 40। पे मैट्रिक्स आयु सीमा सब में यहाँ सेम है। अब इसके बारे में सामान्य से कुछ और जानकारियां हैं। एक ही पेज का ये विज्ञापन आया है कि आवेदन करने की अवधि कब से कब होगी। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं पंजीयन शुल्क के संबंध में अभी कोई सूचना नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि सूचना शीघ्र में विस्तृत विज्ञापन में अलग से दी जाएगी। अभी डिटेल नोटिफिकेशन इसका आना बाकी है। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल फर्स्ट के उक्त पदों पर एक भर्ती परीक्षा, जिसकी संभावित तिथि अभी शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन किस दिन का है? आप देख रहे हैं 2025 वर्ष 7 यानी कि मंथ जुलाई और 17 यानी कि डेट। तो ये 17 जुलाई का नोटिफिकेशन है, जिसमें अभी एग्जाम की डेट के बारे में नहीं कहा गया, कहा गया कि शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी। अन्य कुछ प्रमुख बिंदु जैसे कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण के प्रावधान, पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया,
पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट के प्रावधान, आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम, ये अभी विस्तृत विज्ञापन में जारी किया जाएगा। अभी केवल आपको ये बताया गया है कि पद कितने आने वाले हैं, ताकि आप थोड़ा परेशान ना हो। बस आयोग ने एक छोटा सा विज्ञापन जारी करके बता दिया है कि 5000 पद आएंगे लेवल 1 में प्रारंभिक शिक्षा में। परीक्षा के संबंध में सामान्य सूचनाएं आपको बता दी जाएंगी। समस्त पत्र व्यवहार अगर आपको करना है कुछ भी, तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा में जयपुर में ही जो है यहाँ आप कर सकते हैं। तो ये भर्ती थी L1, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं कि यानी लेवल 1 प्राथमिक स्कूल के अध्यापक के लिए। अब अगली भर्ती की बात करते हैं, दूसरी भर्ती। यह है लेवल 2 यानी कि L2, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं। वही सेम विभाग, सब कुछ वही है, केवल परीक्षा के लेवल का अंतर है। वो था प्राथमिक अध्यापक के लिए, यह है उच्च प्राथमिक अध्यापक द्वितीय लेवल, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अब ये भी एक संक्षिप्त विज्ञापन है, यहाँ लिखा हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, इसके तहत ये भर्ती आई है। किस विभाग में कितनी आई है, कितने पदों की संख्या है, एक बार इसको देखते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय, पहले हम देख रहे हैं ये संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन, संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 2 संस्कृत विषय में। गैर अनुसूचित क्षेत्र इसमें है 319 और अनुसूचित क्षेत्र इसमें है 70, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है? 389। ऐसे ही उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 2 हिंदी विषय में, हिंदी विषय में गैर अनुसूचित क्षेत्र में भर्तियां हैं 156, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में भर्तियां हैं 18, और कुल पद ऐसे होते हैं, हिंदी में होते हैं 174, संस्कृत में है 389, दुगने से ज्यादा है लगभग। आयु सीमा की बात करें तो वही सेम है, 21 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 40, यहाँ सब में वही है। पे मैट्रिक्स लेवल भी सबका वही है। अगली है अंग्रेजी विषय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती L2 अंग्रेजी में। अंग्रेजी में है गैर अनुसूचित क्षेत्र 202, अनुसूचित क्षेत्र 19, कुल पदों की संख्या 221। इसके बाद अगर बात करें SST यानी कि सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में नॉन TSP में 272, TSP में 24, यानी कि कुल पद हैं 296। गणित और विज्ञान की बात करें तो इसमें नॉन TSP में गैर अनुसूचित में 970 और अनुसूचित क्षेत्र इसमें है 73, यानी कुल कितने होते हैं? 1043। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसी में आए हैं, किसमें? मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखना चाहें एक बार किस सब्जेक्ट में कितने पद आए हैं, तो एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। संस्कृत में 389, उसके बाद हिंदी में 174, अंग्रेजी में 221, सामाजिक विज्ञान में 296 और गणित और विज्ञान में हो गए 1043। अब आगे बढ़ते हैं, परीक्षा में आवेदन की अवधि, परीक्षा का आयोजन, इसके बारे में क्या क्या इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि अभी आवेदन करने की अवधि, शीघ्र ही विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो बातें वहाँ थी लेवल 1 में वही यहाँ है। परीक्षा का आयोजन, इसकी भी अभी तिथि घोषित नहीं की गई है, बाद में घोषित की जाएगी। ऐसे ही शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण के प्रावधान, पंजीयन शुल्क, आवेदन की प्रक्रिया, पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट, संशोधन की प्रक्रिया, परीक्षा की स्कीम और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, इन सब की भी विस्तृत जानकारी अगला जो विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें जारी कर दी जाएगी। तो ये दो भर्ती हमने देखी स्कूल टीचर की, एक है प्राथमिक विद्यालय में और दूसरे है उच्च प्राथमिक विद्यालय में। अब एक और भर्ती है जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड, अब उसको भी देख लेते हैं, जिसका विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। ऊपर कोने में लिखा भी हुआ है विस्तृत विज्ञापन। किसके लिए आया है विस्तृत विज्ञापन? यह है प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2025। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्लाटून कमांडर के लिए कुल पद जो इस भर्ती में आए हैं उनकी कुल संख्या है 84। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 22 और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 2, नॉन TSP के 82 और TSP के हैं 2।
कुल पदों की संख्या कितनी है? 84। अब यहाँ डिटेल में आपको जानकारी दी गई है कि आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो राजस्थान की ज़्यादातर फॉर्म आप SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर जाकर, अगर किसी ने पहले नहीं भरा है तो आप OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। पहले यहाँ डिटेल में आवेदन की प्रक्रिया बताई है। जहाँ तक आप लोगों ने कभी ना कभी राजस्थान का कोई फॉर्म भरा ही होगा, तो इस बात को हम स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगली मुख्य जानकारी पर। अगली मुख्य जानकारी है कि पंजीयन शुल्क कितना रखा गया है। एक बारी है पंजीयन शुल्क। पंजीयन शुल्क की बात करते हैं तो इसमें है सामान्य वर्ग के लिए, क्रीमी लेयर के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए शुल्क रखा गया है 600 रुपये। इसके अलावा राजस्थान में नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनके लिए रखा गया है 400 रुपये। और समस्त दिव्यांगजन जो है आवेदन के लिए, इनके लिए शुल्क रखा गया है 400, यानी कि 600, 400 और 400। जनरल कैटेगरी में क्रीमी लेयर वाले जो OBC हैं उनके लिए, इनके लिए तो रखा गया है 600, और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में है उनके लिए रखा गया है 400 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब एक नोट उनके लिए है जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और राजस्थान में ऐसा फॉर्म भरना चाहते हैं, तो क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि उनको उनके स्टेट में तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन क्या राजस्थान में अगर वो राजस्थान सरकार के अधीन आने वाली भर्तियों में अप्लाई करते हैं तो क्या उनको लाभ मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। एक नोट यहाँ लिखा गया है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन श्रेणी में आते हैं, तो उन सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को अपने स्टेट में तो मिलेगा रिजर्वेशन, लेकिन राजस्थान की अगर वो भर्ती भरेंगे, ये फॉर्म अगर वो फिल करते हैं, तो यहाँ उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और उसी हिसाब से उनको आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पदों का वर्गीकरण किया गया है, किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। कुल पद जैसे कि 82 है। अब सामान्य वर्ग के पुरुषों में 23, महिलाओं में 7, विधवा 2, परित्यक्ता में कोई पद नहीं है। ऐसे ही SC, अनुसूचित जाति, सामान्य में 10, सामान्य पुरुष की बात हो रही है, सामान्य महिला 2, विधवा 1, परित्यक्ता का इसमें कोई पद नहीं है। और अनुसूचित जनजाति में भी सामान्य वर्ग के लिए 7 है, सामान्य महिला के लिए 2, विधवा के लिए नहीं है यहाँ, और परित्यक्ता के लिए भी इसमें वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में जैसे कि पुरुषों के 12, सामान्य महिला के 3, विधवा के 1, परित्यक्ता का यहाँ नहीं है कोई। अति पिछड़ा वर्ग MBC जिसको कहते हैं, सामान्य पुरुष 3, महिला 1, विधवा इसमें 0, परित्यक्ता नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य के 6, सामान्य महिला 2, और इसमें 12 जिले की शहरी या जनजाति के लिए इसमें कोई पद दिए नहीं गए हैं। इसकी डेट यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? नोटिफिकेशन जारी किया गया कब? तो ये जारी हुआ है 17/7/2025। अभी 17 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के बारे में बताया गया है, किस किस को क्या क्या दिया गया है। अगली जो कुछ खास जानकारियां हैं उनकी तरफ अब चलते हैं। ये केवल आरक्षण की कंडीशन बताई गई हैं, किन किन को क्या क्या छूट मिलेगी, क्या आयु सीमा में कोई छूट मिलेगी, क्या किसी और सीमा में, जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में जाके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं वेतनमान, यानी कि कितना आपको इसमें वेतन मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये है, शुरुआत में बताया गया है पे बैंड 2 जो कि 9,300 से 34,800, ग्रेड पे नंबर 11, और पे मैट्रिक्स लेवल ये है L10। ये L10 वही है जो अभी हमने देखा था टीचर एग्जाम के लिए लेवल 1 और 2 के लिए। अब जो इसमें मुख्य बात आती है यह है शैक्षणिक योग्यता, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो पहला, भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता आपके पास है। नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक, नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सेवानिवृत्त कोई सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, वो भी इसके लिए पात्र है। देवनागरी लिपि, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का
आपको ज्ञान हो, अनुभव हो और राजस्थान की संस्कृति के बारे में आप जानते हो। फिर इसके अलावा परीक्षा किस तरह से होगी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत करना आपको होगा। जैसे कि अगर आप डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं, या तो अपियर हो रहे हैं या हो चुके हैं और रिजल्ट के इंतजार में है, पर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, तब आपको जब आपका एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, तब तक आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट वर्क है वो सारा पूरा होना चाहिए। अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है तो वो भी इसके लिए पात्र है, लेकिन उसको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कब तक, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। यानी आपके रिटर्न एग्जाम से पहले आपके पास आपका डॉक्यूमेंट वर्क जो है ये पूरा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले पैरामीटर की तरफ। अब अन्य योग्यताएं बताई गई हैं, स्वास्थ्य संबंधी योग्यता, चरित्र प्रमाण पत्र, कुछ सामान्य बातें हैं जैसे कि राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, तिब्बत का शरणार्थी भी हो सकता है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कितनी है, तो आयु सीमा के बारे में बताया गया है, न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। और ये कौन सी डेट से काउंट किया जाएगा, यानी कब तक का, तो ये रखी गई है डेट 1 जनवरी 2026, तब तक इस डेट को आधार मान के 20 वर्ष और 25 वर्ष, न्यूनतम 20 और अधिकतम 25। लेकिन अधिकतम आयु सीमा में कुछ वर्गों को छूट दी गई है। अब किस किस को छूट है उसको समझना। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है, सामान्य वर्ग की महिला। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, और जो राजस्थान के निवासी हों, इस बात में खास तौर से ये बात बताई गई, यानी कि ध्यान इस पर देना है, राजस्थान में ही ये लोग होने चाहिए, उन्हीं लोगों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में किन किन को, SC, ST, OBC, MBC, EWS, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। ऐसे ही इस वर्ग की अगर महिला है, SC, ST, OBC, MBC, EWS, तब उसको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। और अगर भूतपूर्व सैनिक है या गृह रक्षा स्वयंसेवक हेतु, तब ऊपरी आयु रखी गई है 40 वर्ष। अब ऐसे ही आयु सीमाओं में और कई सारे छूट हैं, कई सारी बातें बताई गई हैं, इनको भी इसमें दिया गया है। अब अगला पॉइंट आता है, पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या रखी गई है। ये हमारे काम की बात है कि किस दिन से फॉर्म भरने शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें खास बात यह है 23 जुलाई 2025 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट है कब, 21 अगस्त 2025, और वो भी रात को 11:59, 12 बजने से पहले पहले, यानी 21 जैसे ही चेंज होगी 22 हो जाएगी तब आपका फॉर्म बंद हो जाएगा, उससे पहले आप भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन, तो परीक्षा उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा कब होगी, 22/11/2025, ऑफलाइन होगी, OMR आधारित होगी। इसके बाद यानी ये लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, यानी कि स्वास्थ्य परीक्षण भी आपका किया जाएगा। प्रवेश पत्र, अच्छा, एक से अधिक चरणों में परीक्षा होने की स्थिति में क्या होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। प्रवेश पत्र कब से आएंगे, तो ये बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर डाल दिए जाएंगे। NOC वगैरह या अयोग्यता की शर्तें, ये सब भी बातें यहाँ बताई गई हैं। आवेदन कैसे करें इसको बताया गया है, शुरू में भी मैंने बताया था कि आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो SSO ID से सिंगल साइन ऑन जो राजस्थान में है वही यहाँ आवेदन करने का सबसे सरल तरीका है, वहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ अगले पॉइंट की तरफ, जैसे कि अब इसमें कुछ सामान्य से निर्देश बताए गए हैं कि आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना है, किस तरह की आपको फोटो खिंचवानी है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, सफ़ेद या हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि आपकी फ़ोटो क्लियर आए, फोटो में कोई छेड़छाड़ ना हो, ये सामान्य बातें हैं। फोटो का साइज भी बताया गया है, न्यूनतम पिक्सल 280x80 और अधिकतम होनी चाहिए 560x160, इस तरह की कुछ जनरल सी बातें। प्रश्न पत्र की बात कि परीक्षा के पश्चात
संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र यानी कि जो आपका पेपर है ये बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और प्रश्न पत्र की अगर आपको उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की ये बोर्ड की वेबसाइट से जाकर आपको प्राप्त करनी है और आपत्तियां मांगी जाती है। और अगर आपत्ति आपको लगती है कि किसी क्वेश्चन का कोई गलत आंसर बताया है बोर्ड ने और आप चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए तो आपको निर्धारित तरीके से 100 रुपये शुल्क जमा कराना पड़ेगा। और आपको वो दस्तावेज भी दिखाने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपत्ति है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ कुछ दूसरा पढ़ा है, वो भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। फिर सामान्य निर्देश जैसे कि रेल, बस, छतों इन पर नहीं जाना है, परिसर में मोबाइल, पर्स इत्यादि ये सब नहीं रख सकते आप, बिना अनुमति के परीक्षा से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि ये हुई कुछ सामान्य बातें। संशोधन करने की प्रक्रिया, तो ये जो विज्ञप्ति जारी की जाइए 14/7/2023 जो 2023 में जारी की उस हिसाब से इसमें यानी वहाँ जो नियम कानून थे वही यहाँ बताए गए हैं। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारे जो खास के पॉइंट हैं यानी कि इस भर्ती से संबंधित वो समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ जनरल बातें हैं फॉर्म भरते समय जो आपको ध्यान रखनी ही चाहिए। यानी आज हमने 3 भर्तियों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने देखा कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक लेवल 1 भर्ती जिसको स्कूल टीचर के आप कहते हैं। दूसरा उसी विभाग के अधीन लेवल 2 जिनमें हमने देखा किस विषय में कितने पद आए हैं इसके बारे में। वहाँ अभी एक संक्षिप्त विज्ञापन आया है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, परीक्षा की तिथि वगैरह ये सब आना बाकी है। यहाँ जो दूसरी भर्ती देखी हमने ये है प्लाटून कमांडर, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें सारी जानकारी आप देख ही रहे हैं, बारीक जानकारी बताई गई है। यहाँ तक भी बताया फोटो कब कैसा आपको लगाना है, सब कुछ इसमें बताया गया है। यानी कि एग्जाम की डेट से लेकर आयु सीमा से लेकर या किस किस को आयु में कितनी छूट मिलेगी, इस तरह की सारी बारीक जानकारी हमने देखी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.